हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। अब जैसा कि हमें पता चल रहा है कि हमारा बोर्ड एग्जाम करीब आ चुका है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो क्वेश्चन बताए जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके आने की चांसेस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है। तो हमारा पहला सवाल आप देख रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है ज्यादा बात करने का। तो हमारा जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्या है? प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है? हमें रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। क्या सर रूट टू ही आएगा? नहीं, क्या पता रूट टू की जगह रूट थ्री दे दे, रूट फाइव दे दे, रूट सेवन दे दे। लेकिन लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमें रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना आ गया तो सेम प्रोसेस रूट थ्री के लिए भी रहेगा, रूट फाइव के लिए भी रहेगा और रूट सेवन के लिए भी रहेगा। तो आइए कैसे हम प्रूफ करेंगे रूट टू को इरेशनल नंबर, तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे रूट टू को इरेशनल नंबर, तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको यह प्रूफ करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी सपोज टू बी रैशनल, सपोज टू बी रैशनल। पहले हम इसको रैशनल नंबर मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इरैशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरैशनल नंबर। तो हमारी पहली लाइन होगी लेट रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी सपोज टू बी रैशनल। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी का हम दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये टू आ जाएगा, इधर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब हम क्या करेंगे? जानबूझ के हम टू को ए स्क्वायर के डिनोमिनेटर में लाएंगे, जिससे ये पता चलेगा, जिससे ये पता चलेगा कि जो टू है वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहां से देख रहे हैं जो ये टू है वो क्या कर रहा है? वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, इट मींस टू डिवाइड्स ए, इट मींस टू डिवाइड्स ए। इसका मतलब है टू इज अ फैक्टर ऑफ ए, टू इज अ फैक्टर ऑफ ए। इसका मतलब यह है कि टू क्या है? ए का क्या है? फैक्टर है। टू क्या है? ए का क्या है? फैक्टर है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जब रेशनल नंबर जो होता है वो ए अपॉन बी में फॉर्म में होता है, और ए और बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है? वन होता है। लेकिन यहां पे ए का फैक्टर कौन निकल आया? टू निकल आया। ए का फैक्टर कौन निकल आया? टू निकल आया। ए का फैक्टर कौन निकल आया? टू निकल आया। अब आइए बी को भी चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? पुट a is equal to 2c in equation first, in equation first। अब सर इक्वेशन फर्स्ट कौन है? यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, और हम a की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं? 2c पुट करने वाले हैं, ताकि b का भी कुछ पता चल जाए, b का भी कुछ पता चल जाए। तो हम a इज इक्वल टू 2c को कहां पुट कर देंगे? b के प्लेस पे। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर अपॉन टू दिया हुआ है। तो हम ए की जगह क्या पुट करेंगे? 2c। क्या पुट करेंगे? 2c अपॉन टू आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करने पे आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन टू, टू टू जा हो जाएगा 4। हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं? टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, टू डिवाइड्स बी। यहां पे अब अभी तो क्या हुआ था? अभी ए का फैक्टर हमें टू पता चला था, लेकिन अब यहां पे टू इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ बी, टू इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ बी। लेकिन हमें पता है कि रेशनल नंबर जो ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर जो ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है, उसका जो कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ वन होता है। मतलब इसको रेशनल नंबर मानना क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, बट वी नो दैट, ठीक है, बट वी नो दैट a and b have common factor 1, have common factor 1। लेकिन यहां पे कौन निकल गया? 2 निकल गया, कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। बट हियर a and b have कॉमन फैक्टर 2। तो ये क्या हो गया? इसके कॉमन फैक्टर तो 1 होते थे, लेकिन यहां पे इनका कॉमन फैक्टर कौन निकल गया? 2 निकल गया। ए का भी कॉमन फैक्टर 2 निकल गया, और बी का भी कॉमन फैक्टर क्या निकल गया? 2।
तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, हेंस √2 इज इरेशनल, हेंस √2 इज इरेशनल। तो √2 हमारा कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने √2 को a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। हमने ये माना कि √2, अगर √2 को हमने पहले रेशनल माना, ठीक है, और उसने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है वो a/b के फॉर्म में रहेगा, और वहां पे a और b का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहां पे a और b का कॉमन फैक्टर तो कौन निकल गया, 2 निकल गया। अगर ऐसे ही हमें √3 प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है, तो जैसे हमने यहां पे a = 2c रखा था, तो a = क्या रख देंगे, 3c रख देंगे। अगर हमें √5 प्रूफ करने के लिए आएगा तो हम a की जगह क्या रख देंगे, 5c रख देंगे। तो सबको प्रूफ करने का यही लॉजिक होगा, यही मेथड होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉल्व करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये सवाल आपको मैं हजारों बार करवा चुका हूं, तो एक बार इस सवाल को भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफिकल टाइप क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, ग्राफिकल टाइप क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें ग्राफ दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा, और हमसे पूछेगा कि पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने का सिंपल सा लॉजिक होता है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने का सिंपल सा लॉजिक होता है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। भैया ध्यान से, बात कहां की हो रही है, एक्स एक्सिस की। किसकी हो रही है, इंटरसेक्शन की। ग्राफ को देखेंगे, जहां जहां एक इंटरसेक्शन हो रहा है, कहां पे, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन को काउंट कर लो, एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन को काउंट कर लो, एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन को क्या कर लो, काउंट कर लो। वही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा, वही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा। एक्स एक्सिस के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कर लो, काउंट कर लो। तो चलिए भैया आइए काउंट करते हैं। इस ग्राफ में पहले वाले में क्या एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन हो रहा है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस तो क्या होंगे, 0 ही होंगे। भाई एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन ही नहीं दिख रहा, कहां पे दिख रहा है, वाई पे, और वाई वाले हमें काउंट ही नहीं करने, हमें एक्स वाले काउंट करने हैं। किसके काउंट करने हैं, एक्स वाले काउंट करने हैं। आइए दूसरे वाले में कितना इंटरसेक्शन हो रहा है, 1 2 3 4। तो यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। समझ में आया। यहां पे तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन ही नहीं दिखा, एक्स एक्सिस हैज नो इंटरसेक्शन, एक्स एक्सिस हैज नो इंटरसेक्शन। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 0 ही होंगे। लेकिन यहां पे एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 4 बार इंटरसेक्शन हुआ है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 4 होंगे। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, ये देखिए एक्स एक्सिस पे कितने इंटरसेक्शन, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पे भी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 4 होंगे। क्या होंगे, 4। एक बार देख लो, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 4 होंगे। क्या ऐसे कोई भी ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में आ जाएगा, अगर कोई भी ग्राफ आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस पे देख लो इंटरसेक्शन कितना है, एक्स एक्सिस पे देख लो इंटरसेक्शन कितना है। ठीक है, नेक्स्ट अब अगले ग्राफ में, अब ध्यान से पहला इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे, दूसरा इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे, तीसरा इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे। बेटा ये वाला इंटरसेक्शन और ये वाला इंटरसेक्शन कहां पे है, वाई पे है। वाई वाला इंटरसेक्शन बिल्कुल काउंट नहीं करना है। कौन वाला इंटरसेक्शन काउंट करना है, एक्स एक्सिस वाला इंटरसेक्शन काउंट करना है। तो एक्स एक्सिस पे कितने इंटरसेक्शन है, 1 2 3। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, सो प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, if one zeros of the polynomial x square minus 3kx plus 4k is twice the other, then what is the value of k? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले लेट द फर्स्ट जीरो, लेट, हमें पता है पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, तो पहला जीरो तो हमारा अल्फा ही होगा। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला जीरो है वो पहले वाले का क्या है, पहले वाले का क्या है, ट्वाइस है। क्या है, ट्वाइस है।
तो बीटा जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा 2 अल्फा। अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा वाला जीरोस है बीटा वो क्या हो जाएगा बेटा 2 अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। अब हमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k दी हुई है। हम यहां से ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी -3k आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4k आ जाएगी। क्या आ जाएगी 4k। ठीक है, अब हम दो फॉर्मूला सुने हैं। पहला सुने हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है, सुना होगा। और दूसरा हमने सुना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, हमने सुना है ये वाला भी फॉर्मूला। तो आइए लगा देते हैं प्रोसेस को और दिखा देते हैं दुनिया को कि हमारे लिए हर सवाल क्या बन चुका है, आसान बन चुका है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा लगा देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा तो अल्फा ही होगा, बीटा हमारा क्या बन गया 2 अल्फा, बी की वैल्यू -3k, बी की वैल्यू -3k और ए की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या हो जाएगा 3 अल्फा। 3 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -3k। ठीक है, अच्छा यहां पे -3k है ना, तो -3k और यहां पे एक और माइनस। ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अपॉन 1। तो 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k, 3 से 3 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई k आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है ये, कहां काम आएगा सब्स्टिट्यूशन के काम आएगा। ठीक है, हमने पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, अब हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा तो हमारा अल्फा रहेगा, बीटा हमारा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, सी की वैल्यू क्या है 4k, ए की वैल्यू क्या है 1। तो यहां हम रखेंगे 4k, यहां रखेंगे 1, अल्फा इंटू 2 अल्फा। ठीक है, यहां पे रहेगा अल्फा और यहां पे रहेगा 2 अल्फा। अल्फा इंटू 2 अल्फा हो जाएगा हमारा 3 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर। अल्फा इंटू 2 अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर। तो 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4k आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं k। तो अल्फा के प्लेस पे हम लिख देंगे k, तो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k आ जाएगा। 2k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से पहला केस बनेगा 2k इज इक्वल टू 0 और दूसरा केस क्या बनेगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से दो केस बनेगा ना, पहला केस बनेगा 2k इज इक्वल टू 0, पहला केस क्या बनेगा 2k इज इक्वल टू 0, भैया बढ़िया से 2k बराबर 0 और दूसरा क्या बनेगा k माइनस 2 बराबर 0। तो k की पहली वैल्यू क्या आएगी 0/2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अगला चलते हैं अगले पड़ाव पे। तो k की वैल्यू पहली 0 आ गई, पहली 0 आ गई और दूसरी क्या आ गई 2 आ गई। नेक्स्ट, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाया करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको दिख रहा है यहां पे। ठीक है, तो क्या है ये सवाल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 plus 2 root 3 and 5 minus 2 root 3। सबसे पहले तो हमने बताया है आपको पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है, पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है, पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब हमारे अल्फा की वैल्यू क्या दी है, पहली वाली वैल्यू अल्फा की है, तो अल्फा दिया हुआ है 5 प्लस 2 रूट 3 और हमारा बीटा दिया हुआ है 5 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, तो हमारा निकालने का क्या है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल ले, फिर अल्फा बीटा निकाल ले, पुट कर दे आ जाएगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए 5 प्लस 2 रूट 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, तो माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कैंसिल, 5 और 5 हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू दी हुई है हमको क्या 5 प्लस 2 रूट 3, 5 प्लस 2 रूट 3 और दूसरी वाली दी हुई है 5 माइनस 2 रूट 3। हमको पता है a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी
5 स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 12। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। अब हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 10 है, 10x, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 13 है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो हमारा अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर्स की वर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आया करते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो आइए ये सवाल भी करते हैं। ये सवाल भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100 इफ one number exceeds the other by 2, then find the numbers, then find the numbers, then find the numbers। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो नंबर एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं? नंबर। तो नंबर क्या एज्यूम करेंगे? लेट द नंबर्स बी सॉल्यूशन, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, दोनों नंबर के सम, स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। तो पहला नंबर लिए x, दूसरा नंबर लिए y, दोनों के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा? 100। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद कहता है इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 2, अगर कोई एक नंबर दो बड़ा हो जाए, कोई एक नंबर दो ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो कौन सा नंबर ज्यादा हो जाए? मान लेते हैं x ज्यादा हो जाए, x जो है 2 से एक्सीड्स कर जाए। ठीक है, कोई एक नंबर क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो मान लेते हैं x क्या हो गया? x में क्या हो गया? 2 का इंक्रीमेंट हो गया। तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं? हम यहां पे एक कंडीशन लगा देते, सर x के साइड ही क्यों ऐड किया आप 2? तो हमको यहां पे लिखना पड़ेगा x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन क्या मानना पड़ेगा? y मानना पड़ेगा। ठीक है, या y, अच्छा x के साइड ऐड की हो ना, x के साइड ऐड की हो तो y को मानना पड़ेगा, क्योंकि बराबरी इसने की है ना। तो y ग्रेटर देन क्या लेंगे? x, y ग्रेटर देन क्या लेंगे? x। अगर y ग्रेटर देन x लेंगे तो 2 किसके साइड होगा? x के साइड ऐड होगा, क्योंकि बराबरी तो x को करनी है। तो y के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2 लिख सकते हैं। y के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यहां से y की जगह पे हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 100। उसके बाद यहां पे हमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम अप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये 4 माइनस 100 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 100, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2 क्या ले लेंगे? कॉमन। 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। माइनस 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 2 उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 8 इंटू 6 क्या होता है? 48 होता है कि नहीं होता है? 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो 2x की जगह लिख सकते हैं 8x माइनस 6x माइनस 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से क्या हम कॉमन लेंगे? कुछ कॉमन नहीं, बस x दिख रहा है तो x प्लस 8 आ जाएगा। इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है तो माइनस 6, 6 8 जा 48, x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी x प्लस 8, यहाँ पे भी x प्लस 8, x प्लस 8 क्या ले लेंगे? कॉमन। क्या हो जाएगा? x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से दो केस बनेंगे, x प्लस 8 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी माइनस 8, यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6। ठीक है, आगे की नहीं आ गई? आगे की नहीं आ गई? अगर x की वैल्यू माइनस 8 आ रही है, पहली बात तो बोला है टू पॉजिटिव नंबर्स। कैसा बोला है? पॉजिटिव नंबर्स। तो ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। कौन वाली एक्सेप्टेबल है? x इज इक्वल टू 6। क्या एक्सेप्टेबल है? x इज इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू 6 आई है, अगर x की वैल्यू 6 आई है तो यहां पे 6 रख दो, 6 प्लस 2 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। ये देखो x की वैल्यू क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। यहां पे x की वैल्यू क्या रखेंगे? 6 रखेंगे।
6 रखेंगे, 6 + 2 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल पे। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड एग्जाम में कभी रेशियो निकालने के लिए ना आया हो। बोर्ड एग्जाम में रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन हमेशा से आते हैं। तो आइए करते हैं अपना अगला सवाल, जो किस पे बेस्ड है, रेशियो पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, रेशियो पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, रेशियो पे बेस्ड है। ठीक है, किस पे बेस्ड है, रेशियो पे बेस्ड है। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस divides the line segment joining the points a5, -6 and b -4, -1. Also find the coordinates of the point of the division. मतलब उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स के डिवीजन की वैल्यू भी निकालनी है। सबसे पहले हम एक लाइन एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, जिसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, जिसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, वाई एक्सिस की तरह। बस ये एजप्शनल डायग्राम है, इसको वाई एक्सिस की तरह हमें ट्रीट करना है। ठीक है, वाई एक्सिस की तरह। ठीक है, हाँ, तो y एक्सिस पे पॉइंट क्या लेंगे, y एक्सिस पे हम पॉइंट लेंगे क्या, 0, y, 0, y, क्योंकि y एक्सिस पे तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। एक पॉइंट हमको क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट हमको दिया है 5, -6, तो हम एक अपना पॉइंट जो लेंगे a वाला वो 5, -6 लेंगे, और दूसरा b वाला पॉइंट क्या लेंगे, -1, -4 लेंगे, -1, -4। ठीक है, ये ले लिए। हमें निकालना है रेशियो, क्या निकालना है, रेशियो। तो लेट द रेशियो बी k:1। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो हम उसको क्या मानते हैं, k:1 मानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी सारी वैल्यू को लिखेंगे। जैसे हमारा x1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, हमारा y1 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, हमारा x2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हमारा x2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा y2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो x है वो 0 है, जो मेन पॉइंट होता है वो x होता है, x 0 है। y हमारा y ही रहेगा, y हमारा y ही रहेगा। ठीक है, और k:1 हमारा जो रेशियो होता है वो m और n होता है, तो m की वैल्यू k ले लेंगे और n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। m की वैल्यू k ले लेंगे और n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब सर कौन वाला फॉर्मूला यूज करें, हमें तो दो फॉर्मूला पढ़ाया गया है। पहला पढ़ाया गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n वाला, और दूसरा पढ़ाया गया y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n वाला। तो सर कौन सा फॉर्मूला इसमें से यूज करेंगे, तो जिसकी वैल्यू दी होगी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देख रहे हो x की वैल्यू 0 दी हुई है तो x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x वाला फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1, इसलिए ताकि दो वेरिएबल ना निकल जाए यार, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू तो दी रहे ना, और x की वैल्यू दी है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। m की वैल्यू क्या दी हुई है, k दी हुई है। x2 की वैल्यू क्या दी हुई है, x2 की वैल्यू क्या दी हुई है, -1 दी हुई है। n की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। x1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। अपॉन m प्लस n मतलब क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। k प्लस 1 इधर जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, -k प्लस 5। तो -k प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो k की वैल्यू हमारी 5 आ गई। k की वैल्यू अगर हमारी 5 आ गई तो हमारा जो रेशियो है, वो क्या हो जाएगा, रेशियो हमने क्या माना था, रेशियो हमने माना था k:1। रेशियो हमने जो माना था वो क्या माना था, k:1। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। ठीक है, x1 5, y1 -6, x2 -1 और y2 -4। फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू k, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, -1 प्लस n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1। हाँ, और x1 की वैल्यू हमारी हो गई कितनी, 5। तो k इंटू -k प्लस 5, ये उधर जाएगा 0, -k प्लस 5 इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। रेशियो हमारा आ जाएगा 5:1। अब बोला है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन यही होता है, यही होता है। x की वैल्यू तो 0 दी हुई है, हमें क्या निकालना है, y निकालना है। क्या निकालना है, y। x की वैल्यू तो 0 दी हुई है, हमने पॉइंट x y एक्सिस पे 0, y माना है, तो x की वैल्यू 0 दी हुई है, y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो y निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू, हाँ, m की वैल्यू आ गई, देखो रेशियो आया है k:1, तो यही होता है। तो m की वैल्यू हमारी आ गई 5 और n हमारा रहेगा 1। ठीक है, तो m की वैल्यू हम रखेंगे 5 और y2 की वैल्यू क्या रखेंगे, -4 प्लस n की वैल्यू क्या रखेंगे हम, n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -6। ठीक है, अपॉन m प्लस n मतलब 5 प्लस 1। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -20 -6 अपॉन 6। ठीक है,
माइनस वाई फोर द 20 -20 -6/6, तो y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -26/6। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 13/3, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -13/3। y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -13/3। और y एक्सिस पे पॉइंट क्या माना है हमने, पॉइंट ऑन y एक्सिस पे सिर्फ बोलबाला होगा y का, तो पॉइंट जो होगा क्या होगा 0, y। तो पहली वैल्यू तो 0 हो गई और दूसरी वैल्यू y की क्या आ गई -13/3, -13/3, -13/3 तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, -13/3 ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये है हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन 0, -13/3। तो आइए अपने अगले इंपॉर्टेंट सवाल पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कांस्टेंट नंबर वाले क्वेश्चन बहुत कर लिए, थोड़े वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट जो सवाल है क्या है, गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल टू a/b देन cos थीटा इज इक्वल टू, तब हमें क्या निकालनी है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू a/b। ठीक है, हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या होता है, रेशियो होता है। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या होता है, रेशियो होता है। जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या होता है, रेशियो होता है। और साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, a/b। तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा वो a हो जाएगा, और जो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। अब बेस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमको दी हुई है, हाइपोटेनस की वैल्यू हमको दी हुई है b, और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है a। तो हाइपोटेन यहां से हमारे बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमसे पूछा है cos थीटा, क्या पूछा है, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना आ गया, बेस आ गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ था, b दिया हुआ था। तो हमारा जो cos आ गया, हमारा जो cos आ गया वो क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ये आ गया हमारा cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हो गया कि नहीं हो गया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर, अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर। आजकल पिछले 2 साल से ये सीबीएसई का इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 साल से सीबीएसई इसको दे रहा है, अपने अलग अलग सेट्स में ये सवाल को दे रहा है। तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या पता इस बार आपकी किस्मत चमक जाए, क्या पता इस बार आपकी किस्मत चमक जाए। ठीक है, तो क्या है सवाल, इफ tan प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है, हमें पहले कुछ आइडेंटिटी डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेंगे। पहला इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। दूसरा हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइए पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई आइडेंटिटीज बोला हूं याद करने के लिए, याद करना पड़ेगा। तो टेकिंग कौन सी साइड है ये, कौन सी साइड है ये, एलएचएस। टेकिंग एलएचएस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस, प्रूफ करने का मतलब होता है ना एलएचएस लेके आरएचएस के इक्वल कर दो, या फिर आरएचएस को लेके एलएचएस के इक्वल कर दो। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 ले लिए। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -1 -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए, यहां तक तो पहुंच गए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलने का क्या है, हमारी कहानी यहां पे रुकी है। अब हमको पता है कि सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। आइए इसको भी पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सेक थीटा की जगह पे लिखेंगे, सेक थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, स्क्वायर लगा है तो कॉस के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखते हैं, स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। अब एलसीएम ले लो बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये आइडेंटिटी भी आपको याद करवाई गई है। तो नीचे क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सेपरेट कर लेते हैं तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। यही तो हमें लाना था, हमने एलएचएस को लिया और आरएचएस ले आए। तो ये किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल आ गया। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करने के लिए आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट सवाल पे। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है बोर्ड के लिए। ठीक है, हाल फिलहाल ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो ये वाला आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके लिए मैं दे रहा हूं होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि सीबीएसई के एग्जाम में जो रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आने ही आने हैं। क्या करेगा कि बोर्ड वाला क्या करता है, बोर्ड एग्जाम वाला क्या करता है, जो पेपर बनाता है उसका क्या है कि वो एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा और कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा और कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा। हमें उस एक्सप्रेशन की क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे देगा। हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और बहुत आसान होता है। ऐसा कोई भी सवाल आएगा हम कर लेंगे, ऐसा कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा हम कर लेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हर साल एक सवाल आता है, और अगर ऐसा सवाल फिर से एग्जाम में आता है तो हम कर लेंगे, हम कर दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं एकदम ध्यान से। ठीक है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। कॉट थीटा की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 7/8। अगर हम एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, अगर हम एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और ये दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। नीचे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, अगर हमें पढ़ाया गया है ए प्लस बी, ए हर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे एप्लीकेबल होती है। तो क्या हमें ये पता है ए प्लस बी ए माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो वैसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 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 बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। हमें पता है कि कॉस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं, कॉस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं।
अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा, तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। और कॉट थीटा की वैल्यू तो हमको दी हुई है बालक, कॉट थीटा की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 7/8 दी हुई है। पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 7/8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। हमारा जो आंसर आएगा वो 49/64 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अगला इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, अब आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का, उस पर भी सवाल आना तय 100%। उस पर हर साल अगर आप देख लो, मैंने क्या किया, मैं आप देखोगे जिस टेबल पे मैं बैठ के पढ़ता हूं, अभी आप उस टेबल पे जाके देखोगे, सारे सीबीएसई बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के, जितने भी बोर्ड्स इंडिया में चलते हैं, हरियाणा बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, सबके पिछले 5 साल के पेपर ऐसे फैले हुए, पूरे पड़े हुए। और वहां पे सिर्फ 3 पेन का यूज हुआ है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और रेड पेन। समझ रहे हो ना, वो सारे पेपर्स पे ब्लैक पेन से, रेड पेन से और ब्लू पेन से ऐसे ऐसे मैंने सर्कल किए, बड़े बड़े सर्कल कर रखे हैं। इसका मतलब है जो रेड पेन वाले हैं, समझ रहे हैं, जो रेड पेन वाले हैं उनकी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं कि नहीं? इतनी रिसर्च के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस मैं यहां पे लाया हूं। ठीक है, आइए चलते हैं, अगले सवाल करते हैं, ये वाला सवाल करते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3579 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 80। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, सॉरी, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या निकालना है, एन निकालना है। एपी क्या दी हुई है, एपी हमको दी हुई है 3579। और जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आता है तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। मोस्ट प्रोबेबली क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आने चाहिए। एपी दी हुई है तो हम ए की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सर एक और फॉर्मूला तो होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l, लेकिन वो तब लगाते हैं जब लास्ट टर्म दिया रहता है। तो अभी इससे काम चलाना पड़ेगा। तो सम कितना दिया हुआ है, एसएन कितना दिया हुआ है, 80। एसएन कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। सम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 80। सम की वैल्यू जो हुई है कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है। ये देखिए, एसएन की वैल्यू 80 दी हुई है। तो 80 इज इक्वल टू एन हमें निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है, 3। एन हमें निकालना है। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। ठीक है, तो 80 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2 3 जा क्या होता है, 6। और ये 2 जाएगा n में मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो 80 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2n, 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 80 इज इक्वल टू n/2, 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, n प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल। 80 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट n प्लस 2। तो 80 इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई n में, फिर 2 में, तो n स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 80 को उधर भेज दो, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हमें पता है 80 को हम लिखते हैं 10 गुणे 8, 10 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 2। और हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो 2n की जगह क्या लिख सकते हैं, 2n की जगह हम लिख सकते हैं 10n माइनस 8n। ये आइडिया यहां से मिलता है। तो 10n माइनस 8n माइनस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, n, तो n प्लस 10 आ जाएगा। माइनस 8 कॉमन, तो n प्लस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इक्वल टू 0। n प्लस 10 कॉमन हो गया, तो यहां पे आ गया n प्लस 10, यहां पे आ गया n माइनस 8। ठीक है, तो यहां से दो केस बनेंगे। पहला बनेगा n प्लस 10 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आएगी -10। और यहां पे दूसरा केस बनेगा n माइनस 8 इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या आएगी, 8। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू सही होगी, -10 की +8। तो भैया n जो होता है वो निगेटिव नहीं होता, n इज ऑलवेज पॉजिटिव, n इज ऑलवेज पॉजिटिव, n इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कौन सी वैल्यू सही है, n इज इक्वल टू 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, आपने एपी की एक प्रॉपर्टी सुनी होगी, आपने एपी की एक प्रॉपर्टी सुनी होगी, आपने एपी की एक प्रॉपर्टी सुनी होगी। इफ ए कॉमा
बी कॉमा सी आर इन एपी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, तो बीच वाले का जो ट्वाइस होता है वो उसके नाइबर्स नंबर के सम के इक्वल होता है। ये जो बीच वाला होता है इसका ट्वाइस इसके और इसके सम के इक्वल होता है। तो वही प्रॉपर्टी यहां पे लगानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें 3 टर्म दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है 2x, दूसरा दिया हुआ है x प्लस 10 और तीसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2। तो ये जो हमारा पहला वाला टर्म है, ये जो हमारा पहला वाला टर्म है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक है, अब हम अप्लाई कर देंगे 2b इज इक्वल टू a प्लस सी वाली प्रॉपर्टी। तो 2 इन ब्रैकेट x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब 2x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5x प्लस क्या हो जाएगा, 5x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x वाले टर्म्स एक तरफ कर लो और बिना x वाले टर्म्स एक तरफ कर लो, तो हो जाएगा 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 2 माइनस 20। तो ये आ जाएगा माइनस 3x, ये आ जाएगा माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, 3 6 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये थे इतने इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम में, हो सकता है इसमें से कुछ सवाल आ जाए। ठीक है, और ये सारे सवाल अगर मैं लेके आया हूं तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि जब आप जाओगे जिस टेबल पे मैं बैठ के पढ़ता हूं, उस टेबल पे सारे स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के पेपर्स ऐसे फेंके हुए, और आप देखोगे ना मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे रेड पेन से बड़े 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 सर्किल किए हैं, ताकि मैं आज ये क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर सकूं, और जो बच्चा साल भर अच्छे से नहीं पढ़ पाया है उसका भी एग्जाम अच्छा हो जाए, वो भी एग्जाम में अच्छा करके आ जाए, और जो बच्चे साल भर मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है, वो 100/100 लेके आए और एग्जाम में फोड़ के आए। एग्जाम में क्या करके आए, फोड़ के आए, एकदम खतरनाक तरीके से एकदम, ताकि उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे आ जाए ना कि उन्हें मैथ्स में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि अगर अभी भी तेरे को मैथ्स नहीं समझ में आती, तेरे को मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं कह रहा हूं मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे 100/100 दिलाऊंगा, 100/100 दिलाऊंगा मैं तुझे। अगर तुझे लगता है मैथ्स में तुझे कुछ भी नहीं आता, बस मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे लेक्चर्स को देख ले, मेरे वीडियोस को देख ले, तुझे मैथ्स से प्यार हो जाएगा, बेइंतहा प्यार हो जाएगा। बस तू एक बार मेरे लेक्चर को देख ले और मेरा हाथ पकड़ ले। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज इस क्लास में आने के लिए, इस लेक्चर में उपस्थित होने के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अ सुपर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जाइए और एग्जाम में तोड़फोड़ मचा दीजिए। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, जल्दी जाओ, कूद के।